इंजन की क्रैंकिंग वो कंट्रोल करेगा, को भी माइक्रो प्रोसेसर चेक करेगा। ऑक्सिलरी कंट्रोल को, ऑक्सिलरी कंट्रोल मतलब हमारा जो वीआरपी पैनल था, वोल्टेज रेगुलेशन पैनल, इंजन स्पीड कंट्रोल मतलब कि इंजन का जो इंजन कंट्रोल पैनल था उसकी जगह पे प्रोपल्शन कंट्रोल मतलब मूवमेंट को भी, और एक्साइटेशन कंट्रोल सिस्टम, ये सभी कुछ माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा कंट्रोल होगा। माइक्रो या तो हो सकता था गाड़ी चल जाती, स्टकअप नहीं होती, तो ये फायदा मिला। इससे और भी बहुत सारे फायदे हैं, देखते हैं। अब आप जो कमांड देने वाले हो और माइक्रो प्रोसेसर जो काम होने वाला है लोगों में, उसके बीच में माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है। सब काम जैसे आप MB1 MB2 को ऑन करोगे, माइक्रो प्रोसेसर सभी, जैसे 3 फेज पावर के अंदर सेल्फ वो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना शुरू में, कि आप जैसे BL की को आपसे डी पे करते हो तो टेस्टिंग होती है, सेल्फ टेस्ट होता है। सभी मीटर से चलेंगे, सभी लाइट्स बंद चालू होगी, सभी वाल्व वगैरह ऑपरेट होते, तो वो काम यहाँ भी होगा। ये खुद चेक करेगा, ECS की पोजीशन भी चेक करेगा, डिजिटल इनपुट जाता है, सभी चीज का चेक करता है, ओके एक नहीं। उसको आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपने सब चेक कर लिया लोगों में, ECS को भी आइडल पे कर दिया, गवर्नर का प्लंजर भी आपका अंदर सेट है, LWS भी बराबर है, सब कुछ बराबर है, लेकिन उसके बाद भी इसको चेक करना है, ये अपनी तरफ से चेक करेगा, आपके ऊपर भरोसा नहीं करता, ठीक है। तो ECS की पोजीशन देखेगा, लो वाटर स्विच की पोजीशन देखेगा, AGPR और EXPR की पोजीशन देखेगा। AGPR हो गई हमारी ऑक्सिलरी जनरेटर प्रोटेक्शन रिले, EXPR हो गई एक्साइटर जनरेटर प्रोटेक्शन रिले। CK2, CK1, CK3 की स्थिति देखेगा कि अभी ओपन है कि नहीं। उसके बाद में ये आपके स्टार्ट पुश बटन दबाने पर इंजन क्रैंक करना शुरू होगा। तो ये तो चलिए ठीक है। स्टार्ट करने के लिए क्या करता था, सबसे पहले बीकेस ऑन किया, लोगों को तो चेक कर लिया नॉर्मल, चेक करने के बाद डूम लाइट चेक कर ली, डूम लाइट चेक की तो उससे कंटिन्यूटी पता चल गई कि सभी बैटरीज बराबर कंटिन्यूटी है। लाइट की ब्राइटनेस देख के वोल्टेज पता चल गए, क्योंकि अभी तक हमारे पास में बैटरी का वोल्टेज नहीं दिखता था, सिर्फ एम्पियर मीटर था जो बैटरी का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग जोन बताता था। अब जो MEP की डिस्प्ले के ऊपर आपको बैटरी का वोल्टेज भी दिखेगा, बैटरी चार्जर का, ऑक्सिलरी जनरेटर का वोल्टेज भी दिखेगा, आउटपुट का करंट भी दिखेगा, एम्पियर डिस्चार्ज है या प्लस के अंदर है, चार्जिंग जोन वाले सभी दिखेंगे। तो जब आपने स्टार्ट पुश बटन दबाया है तो स्टार्ट पुश बटन वहां पर प्रोसेस बता रहा था मैं, बैटरी आपने वो देख लिया। उसके बाद में हम बीकेएस को ऑन करते थे, बैटरी नाइट स्विच, उसके बाद में MB1 MB2 को ऑन करते थे, तो अभी तक तो वही काम करना है। उसके बाद में हम फ्यूल पंप मोटर चला लेते थे, MB1 MB2 के बाद में फ्यूल पंप मोटर के ब्रेकर ऑन कर लेते थे, MFPB 1-2 करते थे, फ्यूल पंप ब्रेकर करते थे, एडिशनल फ्यूल पंप ब्रेकर करते। यहाँ पर एडिशनल फ्यूल पंप ब्रेकर नहीं मिलेगा। एडिशनल फ्यूल पंप ब्रेकर की हमने बात की थी कि वो इसलिए लगा हुआ है कि आपको पता चले कि खराबी कभी आ रही है, तो स्टार्टिंग सर्किट में खराबी है या फ्यूल पंप मोटर में खराबी है, उसके लिए अब हमको नहीं देखना है, वो माइक्रो प्रोसेसर बता देगा। इसलिए अलग अलग ब्रेकर की जरूरत नहीं है, सिर्फ फ्यूल पंप ब्रेकर रहेगा। एडिशनल फ्यूल पंप ब्रेकर माइक्रो प्रोसेसर लोगों में नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पर दो ब्रेकर आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक MPCB और दूसरा PLPB, ये भी ऑब्जेक्टिव में होता है, इसको आप लिख लेना। दो ब्रेकर एक्स्ट्रा मिलेंगे, पहला रहेगा MPCB ब्रेकर। तो एक मोटर एक्स्ट्रा लगी हुई है MEP पावर के अंदर, उस मोटर का नाम है PLPM, प्री लुब्रिकेशन पंप मोटर। तो प्री लुब्रिकेशन का मतलब हुआ कि इंजन स्टार्ट करने के पहले हम जो भी घर्षण वाले पार्ट है उसका लुब्रिकेशन कर दे। नहीं तो नॉन MEP लोगों में कैसे होता था कि जब आप स्टार्ट पुश बटन दबाते थे, क्रैंकशाफ्ट चलती थी, तो उस क्रैंकशाफ्ट के RPM से जो साथ में गियर से जुड़े हुए वाटर पंप और ल्यूबाइल पंप है वो चलते थे। तो 100-150 जब तक उसका RPM नहीं होते थे तब तक तो पार्ट सूखे चल रहे। बाद में जब ल्यूबाइल पंप चलेगा, उसके RPM बढ़ेंगे, तब प्रेशर बनेगा और पूरे सिस्टम में सर्कुलेट होगा वो ऑयल। शुरुआत में तो सभी पार्ट्स ऐसे ही चले, तो ऐसा हजारों बार होता है पावर की लाइफ टाइम में, तो पार्ट्स की लाइफ कम होती है, बड़े महंगे पार्ट्स है। तो इसकी बजाय एक छोटी सी मोटर लगा दी, फ्यूल पंप मोटर के बराबर उसी हॉर्स पावर की एक मोटर लगा दी, प्री लुब्रिकेशन पंप ब्रेकर। प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी कि जब भी आप स्टार्ट पुश बटन को दबाओगे तो एक PLPC कॉन्टेक्टर क्लोज होगा, प्री लुब्रिकेशन पंप कॉन्टेक्टर क्लोज होगा, उस कॉन्टेक्टर के क्लोज होने से प्री लुब्रिकेशन पंप मोटर चलेगी, लेकिन वो तब चलेगी जब आप इस ब्रेकर को ऑन करोगे। तो हमारे लिए इंस्ट्रक्शन है MEP पावर को स्टार्ट करने के लिए कि MB1 MB2 को जब हमने ऑन कर लिया है
उसके बाद में एमएफपीबी सॉरी एमपीसीबी और पीएलपीबी ये दोनों ब्रेकर को ऑन कर ले, जिससे कि आगे के सब काम हो पाएंगे ना। यदि आपने एक बार बटन को छोड़ दिया, स्टार्ट पुश बटन को, और अगली बार वापस दबाओगे तो फिर 60 सेकंड का टाइम लेगा। इसलिए उसको लगातार दबा के रखो, लगभग 1.5 मिनट तक दबा के रखना पड़ता है। 60 सेकंड तो हमारे प्री लुब्रिकेशन के हो गए। उसके बाद में क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर क्लोज होंगे और फिर क्रैंकिंग होगा, तो 30 सेकंड उसके मान लो, अधिकतम 30 सेकंड, नहीं तो 12-15 सेकंड में काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको अभी आपको घड़ी से टाइम देखने की जरूरत नहीं है। वर्जन 2 के अंदर नहीं दिखता था। वर्जन 2 के अंदर आपको थोड़ा सा अंदाजा लगाना पड़ता था। तो टाइम नहीं देख रहे, क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर क्लोज हो गया तो पता चल गया लुब्रिकेशन पूरा हो गया, क्रैंकिंग कॉन्टेक्टर क्लोज हो गए। लेकिन जो वर्जन 3 का पावर है, वर्जन 3 में आपको टाइमर भी दिखेगा डिस्प्ले के ऊपर। इसलिए कुछ बटन दबाओगे 60, 59, 58, जब तक इंजन चालू रहेगा तब तक ये दोनों ब्रेकर ऑन रहेंगे। बीच में यदि बंद कर दिया तो पावर बंद हो सकता है। पीएलपीबी को बंद कर दोगे तो अभी तो दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन प्री लुब्रिकेशन के साथ में पोस्ट लुब्रिकेशन की भी व्यवस्था रखी है। तो एक तो डिस्प्ले के ऊपर वो मैसेज देता रहेगा, बार बार घंटी बजेगी, डिस्प्ले मैसेज देगा पोस्ट लुब्रिकेशन ब्रेकर ऑन ऑफ, और जब प्री लुब्रिकेशन पंप ब्रेकर ऑफ, और जब आपका इंजन बंद करोगे आप तो उस वक्त में पोस्ट लुब्रिकेशन नहीं होगा। तो इस ब्रेकर को हमेशा ऑन रखना है। दूसरा एमपीसीबी, एमपीसीबी को यदि आपने चलते पावर में या पावर खड़ा हो गया है अपना, उसके बाद में बंद कर दिया तो माइक्रो प्रोसेसर बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा तो सभी प्रोसेस बंद। तो इसके लिए घंटी बजेगी और वो आपको वार्निंग मैसेज दे देगा, लेकिन घंटी बजेगी और मैसेज आ जाएगा। तो इसके लिए हम एमपीसीबी और पीएलपीबी को हमेशा ऑन रखेंगे। पहले 60 सेकंड तक प्री लुब्रिकेशन होगा, उसके बाद में मतलब आपको स्टार्ट पुश बटन को थोड़ा ज्यादा समय दबाना पड़ेगा। पहले सिर्फ 15-20 सेकंड दबाते थे, अब लगभग 1 मिनट तो आपका प्री लुब्रिकेशन हो गया, प्लस 15-20 सेकंड अलग से हो गए। तो ये मान के चले 1.5 मिनट तक आपको स्टार्ट पुश बटन को दबाना पड़ेगा। ये अंतर स्टार्ट करने में आया। तो इंटरलॉक्स कम हो गए, रिले बहुत सारी कम हो गई है, तो मेंटेनेंस तो कम हो गई, ठीक है। वायरिंग कम हो गई जिससे फॉल्ट कम हो गए। GR1, GR2, GFLR को रीसेट करने के लिए रिले का प्लंजर दबाना पड़ता था, लेकिन अब रिले नहीं है, उसकी जगह पे सेंसर लगे। 5 तरह के सेंसर लगे, वोल्टेज सेंसर, करंट सेंसर, टेम्परेचर सेंसर, प्रेशर सेंसर, और कौन से हो गए, प्रेशर सेंसर हो गए, स्पीड सेंसर। तो ये 5 तरह के सेंसर हो गए। तो ये सेंसर मेजरमेंट करेंगे सभी चीज का। प्रेशर, एयर प्रेशर के लिए लगा है, ऑयल प्रेशर के लिए लगे हुए, टेम्परेचर के लिए लगे हुए, ल्यूबाइल का टेम्परेचर चेक करेगा, वाटर का टेम्परेचर चेक करेगा। तब ईटीएस भी हट गई, जो पानी का तापमान चेक करती थी ईटीएस 1, 2, 3 अब नहीं मिलेगी। उसकी जगह पे वाटर टेम्परेचर सेंसर EWT लगा मिलेगा, इंजन वाटर टेम्परेचर सेंसर। GR1, GR2 की जगह पे लग गया हमारा टांगी और बांगी सेंसर लग गया। GFOLR की जगह XI, EXAI, ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है कि GFOLR की जगह पे MEP पावर में क्या लगा हुआ है, तो वो EXAI मतलब हो गया एक्साइटर जनरेटर आर्मेचर करंट सेंसर। EX तो का मतलब तो हो गया एक्साइटर जनरेटर, AI का मतलब हो गया आर्मेचर, और I का मतलब हो गया करंट सेंसर। I जहां भी लगा मिलेगा। एक्साइटर जनरेटर आर्मेचर करंट सेंसर, तो XI का सेंसर है, ये सेंस करेगा। फिर जो फॉल्ट की स्टेजेस है, तो स्टेजेस होती है 3 स्टेज में फॉल्ट आते हैं। यदि छोटा मोटा कोई फॉल्ट है, छोटा मोटा माइनर फॉल्ट जिसको बोलते हैं, तो उसको सिस्टम खुद ठीक कर देगा, खुद रिकवर कर देगा। सिर्फ डिस्प्ले के ऊपर मैसेज आएगा और मैसेज वापस से चला भी जाएगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत। उससे थोड़ा ऊपर कैटेगरी का फॉल्ट देखे तो उसके ऊपर फॉल्ट आएगा, रिकवर तो हो जाएगा, लेकिन आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। सिर्फ पीले रंग का जो एक्नॉलेज बटन लगा होता है इसके ऊपर भी, उस एक्नॉलेज बटन को दबाओगे तो फॉल्ट चला जाएगा। रिकवर उसने कर दिया, आपको कार्रवाई कुछ करने की जरूरत नहीं। और जो मेजर फॉल्ट आएंगे, मेजर फॉल्ट के अंदर ये होगा कि वो कुछ प्रतिबंध लागू कर देगा। प्रतिबंध क्या होता है? प्रतिबंध हो गया GR ऑपरेट हो गई, GR1 ऑपरेट हो गई, तो इंजन आइडल पे आ जाएगा। अब आप पहले ट्रबल शूट करो, उसके बाद में आप एक्साइटेशन आएगा। व्हील स्लिप आया, वो एक्साइटेशन को कम कर देगा। तो प्रतिबंध कर दिया उसने। आप 100% एक्साइटेशन नहीं ले सकते, वो जितना आवश्यक है लोगों को ट्रैक्शन मोटर की सेफ्टी के लिए, उतना एक्साइटेशन वो कम कर देगा। स्टार्टिंग करंट की बात करें तो पहले आप लोड मीटर को देख के चलाते थे, एक्सेस करंट नहीं चला जाए, उसके ऊपर जोन बने थे, ग्रीन जोन मतलब कंटिन्यूस करंट तक है, उसके आगे येलो जोन है मतलब कि कुछ टाइम बिंग के लिए, उसके ऊपर टाइम डला हुआ, इतने टाइम के लिए आप इतना करंट दे सकते हो, जैसे आईसी में भी होता है 1300 एम्पियर
1150 एम्पियर, 960 एम्पियर, 900 एम्पियर कंटिन्यूस करंट, 1 घंटे के लिए करंट, 10 मिनट के लिए करंट, 2 मिनट के लिए करंट, तो आपको ध्यान रखना पड़ता था। लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर लगा, यहाँ पे आपको ध्यान नहीं रखना है। यदि ज्यादा समय तक आपने उस करंट को दे दिया, जो भी टाइमर था उस टाइम से ज्यादा समय के लिए आपने करंट दे दिया, उतना लिमिट से ज्यादा, तो वो अपने आप एक्साइटेशन कम कर देगा। तब आपको लोड मीटर देख के गाड़ी चलाने की जरूरत नहीं, आपको मैक्सिमम करंट प्रतिबंध का आपको ध्यान नहीं रखना है, वो माइक्रो प्रोसेसर रख लेगा। मान लो 1 घंटे के लिए जितना करंट दे सकते थे, उससे ज्यादा समय हो रहा है, 1 घंटा 1 मिनट हो गया, तो वो एक्साइटेशन कम करके और जो हमारा लिमिटेड जोन था कंटिन्यूस करंट का, उस पर अपने आप ला देगा। वीसीडी भी इनबिल्ट है। प्री पोस्ट टाइमिंग की बात करी, एक प्री लुब्रिकेशन पंप मोटर लगी है, उसका एक ब्रेकर लगा हुआ है, कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, जो कि इंजन स्टार्ट करते समय 60 सेकंड तक प्री लुब्रिकेशन करता है, और जब इंजन बंद होगा तो बंद करते हुए 5 मिनट तक पोस्ट लुब्रिकेशन करता है। एक ट्रैक्टिव एफर्ट लिमिट स्विच दिया हुआ है कि जब कभी कमजोर पुलिया वगैरह का आपको बोर्ड दिखे, एलआरडी आपको पता है सेक्शन के अंदर, तो वहां पर आप इस स्विच को ऑपरेट करें, जिससे कि 30% एक्साइटेशन कम होता है। किससे 30%? जितना आपने एक्साइटेशन अभी दे के रखा है उससे 30% कम हो जाएगा। यदि आपने नोच कम करके रखी है तो ऑलरेडी कमी है, ये एप्लीकेबल होता है जब आपने चढ़ाई के ऊपर फुल नोच लगा के रखी है, वहां पर पुलिया यदि कमजोर है तो टेक्टिव एफर्ट ज्यादा होने की वजह से उस पुलिया को नुकसान हो सकता है, तो वहां पर 30% एक्साइटेशन अपने आप कम कर दिया जाता है। नहीं तो फिर वही बात कि आप टोटल से करोगे तो 30% एग्जैक्ट आप नहीं कर सकते, या तो कम होगा या ज्यादा हो जाएगा। हमारे पास मेजरमेंट थोड़ी है कि हर नोच के ऊपर कितना एक्साइटेशन कम ज्यादा हो रहा है, नहीं है। तो यहाँ पर सिस्टम के अंदर प्रोग्रामिंग है कि आप उस स्विच को बस ऑपरेट कर दो, टी लिमिट स्विच को ऑन कर दो, तो 30% एक्साइटेशन ऑन करने पर कितना एक्साइटेशन कम होता है या लोगों पर क्या प्रभाव है, वापस से नॉर्मल हो जाए। वीसीडी है, वीसीडी इनबिल्ट है। इनबिल्ट का मतलब हो गया जो उसको आइसोलेशन करने के लिए स्विच था, टॉगल स्विच लगा हुआ होता था, एक यूनिट लगी होती थी नोज कंपार्टमेंट के ऊपर वीसीडी की, उसके ऊपर काउंटर भी दिखते थे और टॉगल स्विच भी था। अब ऐसा कोई बक्सा आपको नहीं दिखने वाला है। अब जो वीसीडी कभी माल फंक्शन कर रही है तो उसको आइसोलेट करने का, डिसेबल करने का स्विच वो दिया हुआ है आपको फ्रंट पैनल के ऊपर, छोटा सा बक्सा दिया हुआ है, उसके ऊपर एक टॉगल स्विच है मेमोरी फ्रिज का और एक टॉगल स्विच है वीसीडी आइसोलेट करने का। और वीसीडी का जो काउंटर है वो डिस्प्ले के ऊपर दिखेगा। आपको पता नहीं चलता था, एलईडी लगी हुई है, एलईडी के ऊपर ध्यान चला गया तो आप चालू कर दोगे, ब्रेकर का भी ट्रिप हो गया तो। उसके अलावा जो डस्ट एग्जॉस्टर ब्लोअर मोटर होती थी उसमें भी यही बात थी कि बंद हुआ तो आपको सिर्फ एलईडी का इंडिकेशन मिल रहा था। लेकिन अब जो है, अब आपका कभी ब्रेकर ट्रिप होता है साइक्लोनिक ब्लोअर मोटर का या क्रैंकेस एग्जॉस्टर मोटर का, ब्रेकर यदि ट्रिप हो जाएगा तो डिस्प्ले के ऊपर मैसेज भी आएगा और बजर भी बजने लगेगा, जिससे आपका ध्यान आकर्षण होगा, आपको पता चल जाएगा भैया कोई ना कोई गड़बड़ हुई। जैसे कोई घंटी बजती है लोगों में, एसआर की सिग्नलिंग रिले की घंटी, तो आपको इतना तो आपको पता चल जाता है कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है लोगों में, है ना। आप देखोगे, नहीं तो गाड़ी चलाते समय सामने ध्यान है एलईडी फॉल्ट के ऊपर, एक जहां पर एक्साइटेशन कम हो रहा है, इंजन आइडल आ रहा है, इंजन बंद हो रहा है, वहां तो पता चल जाता है। माइनर फॉल्ट पे पता नहीं चलता, जैसे कि क्रैंकेस एग्जॉस्टर मोटर का ब्रेकर ट्रिप हो गया तो कन्वेंशनल लोगों में पता नहीं चलेगा बहुत देर तक। यदि आपका एलईडी पे ध्यान चला गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ पर डिस्प्ले के ऊपर भी लिखा आएगा और घंटी विदा नहीं थी, लेकिन ट्रैक्शन मोटर को नुकसान होता था ओवर करंट देने पर। लेकिन एमईपी पावर के अंदर हम चाह के भी नहीं दे सकते। यदि समय ज्यादा हो गया तो आपको कोई याद रखने की जरूरत नहीं कि 2 मिनट से ज्यादा हो गए, 2 मिनट वाला करंट था 10 मिनट से ज्यादा हो गए, हमको नहीं ध्यान देना है। अपने आप वो एक्साइटेशन कम कर देगा और कंटिन्यूस करंट पे लाके छोड़ देगा, तो आप फ्री होके गाड़ी को चलाओ। आप सिर्फ स्पीड का ध्यान रखें, सिग्नल का ध्यान रखें, ट्रैक को देखते रहो। लो आइडल फीचर, एक ही फीचर है कि 10 मिनट के लिए जब लोको आइडल पे खड़ा होता है तब लोको के आरपीएम घट के 350 हो जाते हैं। नॉर्मल आरपीएम कितने होते हैं आइडल के? 400 आरपीएम होते हैं। लो आइडल हो जाएंगे 350, तो जब आरपीएम कम हो जाएंगे तो उतना फ्यूल कम जलेगा, ल्यूवाइल भी कम जलेगा, फ्यूल भी कम जलेगा, ठीक है। तो ये फिर तो यहाँ पर एक इंप्रूवमेंट किया है, वर्जन 2 और वर्जन 3 का अंतर यहाँ पे आ जाएगा कि वर्जन 2 के अंदर ये लो आइडल फीचर है, वर्जन 3 के अंदर इंटेलिजेंट लो आइडल फीचर आ जाएगा। तो अंतर क्या वर्जन 3 वर्जन 2 में? यहाँ पर लो आइडल और वहां पर इंटेलिजेंट में। यहाँ पर यह है कि आप गाड़ी कहीं पर चढ़ाई के ऊपर चला के गए, कहीं पे लूप में आपकी गाड़ी को ले ली, जैसे कि रतलाम रीजन वालों को बात करें तो गोधरा से गाड़ी लेके हो जाएंगे, तो हो सकता है कि लो ल्यूबाइल होके इंजन बंद हो जाए। कभी कभी हो जाता है ऐसा
कि जब ल्यूबाइल का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो वैसे ही तो उसका प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ने से चिकनाहट कम हो गई, और इसने और आरपीएम कम कर दिए तो इंजन बंद हो जाता था। अब पता चला कि इतने में सिग्नल दे दिए, अब इंजन ही बंद हो गया, स्टार्ट करने में आधा घंटा लग गया। क्यों लग गया आधा घंटा? क्योंकि जब तक ल्यूबाइल का तापमान नॉर्मल नहीं होगा तब तक ल्यूबाइल का प्रेशर नहीं आएगा बराबर 1.6 तक, और इंजन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाती थी। तो फिर उसको इंटेलिजेंट कर दिया। इंटेलिजेंट कैसे? कट इन कट आउट। जैसे आपका एमआर प्रेशर का कट इन कट आउट होता है, 10 केजी हो गया, आरजीसीपी काम करती थी, कट आउट हो गया, यहाँ पे ईपीजी काम करता है, 8.5 केजी हो गया, वापस कंप्रेसर चालू करा देगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही अब वो ल्यूबाइल का एक प्रेशर सेंसर लगा दिया है ल्यूबाइल पंप के आउटलेट पे, वो प्रेशर को भी मॉनिटर करता रहेगा कि आपके ल्यूबाइल के जो क्रैंकशाफ्ट के आरपीएम 400 से 350 आएंगे तो आरपीएम तो कम हुए, लेकिन आरपीएम के साथ साथ यदि ल्यूबाइल का प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि 1.3 जब ल्यूबाइल का प्रेशर हो जाता है तो इंजन बंद हो जाता है लो ल्यूबाइल के, है ना। 1.3 केजी की सेटिंग है, जब लो ल्यूबाइल का प्रेशर घट के 1.3 केजी हो जाता है तो लो ल्यूबाइल के इंजन बंद हो जाता है। तो वो जैसे ही देखेगा कि ल्यूबाइल का प्रेशर 1.3 केजी हुआ, वो आरपीएम को बढ़वा देगा, अपने आप आरपीएम बढ़ जाएंगे और 400 आरपीएम हो जाएंगे। जब आरपीएम बढ़ जाएंगे तो ल्यूबाइल का प्रेशर बढ़ने लगेगा। तो इस तरीके से बार बार कट इन कट आउट 1.1 तक सेट कर लिया है। पहले 1.3 पे पावर बंद होता था, अब वो 1.1 पे बंद होगा ताकि और ज्यादा समय तक लो लूप के ऊपर रह सके। फिर जैसे ही 1.1 केजी ल्यूबाइल का प्रेशर हो जाएगा तो आरपीएम बढ़ेंगे, 350 से 400 हो जाएंगे, जिससे ल्यूबाइल का प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और ल्यूबाइल का प्रेशर बढ़ेगा तो इंजन बंद नहीं होगा। तो इस तरीके से कट इन कट आउट चलता रहता है। तो ये अच्छा सुविधा होगी, बंद होने की तकलीफ नहीं है लो ल्यूबाइल की वजह से, और रेलवे को भी फायदा है कि फ्यूल ऑयल कम जलेगा। फिर एक ये होता है बक्सा पर है वीसीडी डिसेबल और मेमोरी फ्रीज ग्लास। जब कभी एक्सीडेंट के समय पे हमको मेमोरी फ्रीज करना होती है, ये टॉगल स्विच को ऑपरेट करना है ग्लास को तोड़ के, या माल फंक्शन करने पर वीसीडी को आपको डिसेबल करना है तो इस ग्लास को तोड़ के वीसीडी को ऑपरेट करना है। इसके लिए वर्जन 2 के अंदर क्या फ्रंट पैनल के अंदर लगा हुआ था ये जो बक्सा है, जहां पर आपके फ्यूल पंप कॉन्टेक्ट लगा होता था उस जगह पे सामने लगा हुआ है। तो दरवाजा खोलना पड़ता है, नट बोल्ट खोलोगे उसके बाद में ये वर्जन 2 में ऐसा बक्सा। लेकिन वर्जन 3 के अंदर ये चीज आपको अब कोई दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं। जो सामने ब्रेकर्स लगे हुए, ब्रेकर्स में जो एक इंडिकेशन पैनल बीच में होता है उसी के पास में ये दोनों ग्लास लगे हुए, तो दरवाजा भी खोलने की जरूरत नहीं। यदि आवश्यकता पड़ रही है तो बाहर ही आप किसी भी चाबी वाबी से कांच को तोड़े और स्विच को ऑपरेट कर दें। ठीक है, तो वर्जन 2 के अंदर, वर्जन 3 के अंदर बाहर जो ब्रेकर्स की पट्टी लगी हुई है मेन कंट्रोल ब्रेकर पैनल पे, तो वहीं पे आपको मिल जाएगा। और वर्जन 2 के अंदर अंदर दरवाजा खोलना पड़ेगा फ्रंट पैनल का, तब जाके मेन जो है। वर्जन 3 में, वर्जन 2 का भी साथ में बता दूंगा, मतलब वर्जन 2 से अतिरिक्त क्या मिल रहा है वर्जन 3 में। पावर सेटर स्विच, पावर सेटर स्विच एक होता है जो कि एक टॉगल स्विच है, जो आपका कंट्रोल पैनल है इस पे ईसीएस के पास में लगा हुआ होता है। अब इसका काम क्या है? पावर सेटर स्विच सबसे पहले तो काम ये करता है कि मल्टीपल लोग को जब आप चला रहे हो, कभी कभी होता है कई बार ऐसा, एसी पावर के अंदर भी इंस्ट्रक्शन लगे होते हैं कि लाइट लोड चलाते समय एक पावर को बंद कर दो। बीच में तो मैं गाड़ी चलाता था उस समय, 3 फेज पावर के लिए भी आया था इंस्ट्रक्शन, ऐसा करे वैसा करे। कुछ लोगों के अंदर कई बार मॉडिफिकेशन किए जाते हैं, जैसा कि एक मॉडिफिकेशन अभी देखा हमने कि इंटेलिजेंस लो आइडल फीचर का एक मॉडिफिकेशन यहाँ पे मिल रहा है कि मल्टीपल लोग को जब आप चला रहे हो, जब तक ये फीचर नहीं था तो ऐसा होता था कि आपको पीछे वाले पावर को आइडल करना है या तो बंद कर दो, बंद कर दोगे और पता चला चलो लाइट लोड है तो सिंगल पावर खींच लेगा। तो लाइट लोड हम बोलते हैं कि राज गाड़ी है एमटी वाली 900,000 टन की, हम एमटी उसको लाइट लोड बोल लेते हैं। लेकिन फिर चढ़ाई आ गई, वहां क्या करेंगे? तो बार बार गाड़ी खड़ी थोड़ी कर सकते पीछे 6 साइडल रन रखने के लिए, और ऐसा थोड़ी चढ़ाई स्टेशन से ही चालू होगी, ब्लॉक सेक्शन में ही चढ़ाई क्या करोगे? तो बार बार इस तरीके से ऑपरेट कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। तो उसकी वजह से हम चाहते हुए भी फ्यूल की बचत नहीं कर पाते। कौन हेडेक ले, आगे से कोई बोल देगा तो ज्यादा होशियार बन रहे हो तुम। जब मल्टीपल पावर कंट्रोलर को तो ये पता ना मल्टीपल पावर है और गाड़ी खड़ी हो रही है बार बार, तो वो भी पॉसिबल नहीं था। गार्ड टाइम लॉस वो कर देगा, बार बार खड़ी होकर चल रहे। उनको तो ऐसा लग गया कि कोई पावर वर्जन 3 के पावर है मल्टीपल में, दोनों एमबीपी वर्जन 3 के हैं, तो आगे वाले पावर से आपको ये पावर सेटर स्विच को ऑपरेट करना है। जब आपको जरूरत पड़ रही तब इसको आप ऑन कर दोगे तो पीछे वाला पावर आइडल पे हो जाएगा। आपको लग रहा है
2,500 टन का लोड लेके चल रहा हूँ, लोडेड राज है, या जो एलपीजी की अपनी व्हाइट गैस वाली टंकी आती है एलपीजी वाली, तो उसका पंच को ऑन ऑफ कर सकते हो पावर सेटर स्विच को। इसका ऑन करने से पीछे वाला पावर आइडल पे आ जाएगा। जहां पे आपको आवश्यकता लग रही है अब चढ़ाई आएगी, दोनों पावर की ताकत की जरूरत है, उस स्विच को नॉर्मल कर दो, ऑफ पोजीशन पे कर दो, तो आपको पीछे वाले पावर पे जाना नहीं पड़ा, आगे से ही पीछे वाले पावर को कंट्रोल कर लिया। जहां जरूरत है दोनों पावर की ताकत का उपयोग किया, जहां पे फ्यूल की बचत करनी है, सिंगल पावर चल सकता है, वहां पर हमने उस स्विच को ऑन कर दिया, तो सिंगल पावर से हमने गाड़ी को चला लिया। कि जब आपने इस स्विच को ऑन करके रखा है, इनेबल मतलब पीछे वाला पावर हमारा आइडल पे है, पीछे वाला पावर आइडल पे, और यदि आप उतार पे चल रहे हो, डाउन ग्रेडियंट पे चल रहे हो, वहां पर आप जब डायनामिक ब्रेक लगाओगे तो ऑन रहने के बाद भी, पावर सेटर ऑन रहने के बाद भी पीछे वाले पावर में भी डायनामिक ब्रेक लगेगा। मतलब ये स्विच इनेबल रहने के बाद भी दोनों लोगों में डायनामिक ब्रेक लगेगा। ट्रैक्शन के समय सिर्फ आगे वाले लोगों में ट्रैक्शन आएगा, पीछे वाला पावर आइडल पर रहेगा, लेकिन डायनामिक ब्रेकिंग के समय दोनों लोगों से डायनामिक ब्रेक लगेगा। ये कितनी अच्छी बात है ना। तो इस पावर के अंदर ऑब्जेक्टिव ये बनता है कि वर्जन 3 के अंदर पावर सेटर स्विच की नॉर्मल पोजीशन क्या रहती है, नॉर्मल तो ऑफ रखते हैं, और पीछे वाले पावर को आइडल पे लाने के लिए मल्टीपल में पीछे वाले पावर को आइडल पे लाने के लिए क्या करते हैं, तो आगे वाले लोगों से, ये स्विच आगे वाले लोगों में ऑपरेट करना है, पीछे नहीं, पीछे तो जो ऑफ पोजीशन पे पड़ा है, आगे वाले लोगों में। ऐसा नहीं कि आगे वाला वर्जन 2 है पीछे वाला वर्जन 3, ये आगे वाला वर्जन 3 पीछे वाला वर्जन 2, उसमें प्रोसेसर का प्रोग्रामिंग सेम नहीं होता, इसलिए वहां काम नहीं करेगा, या एक एमईपी एक नॉन एमईपी वहां काम नहीं करेगा। दोनों एमईपी होना चाहिए और दोनों वर्जन 3 के होंगे, तब भी फीचर काम करेगा। और जबकि वर्जन 3 के लोगों में डिस्प्ले से आपको ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करना पड़ेगी। कैसे आइसोलेट करते हैं, देखिए वर्जन 3 में एमसीओ के टॉगल स्विच नहीं दिए हुए, मोटर आइसोलेशन का डिस्प्ले यूनिट के द्वारा होगा। डिस्प्ले यूनिट पर आपको जैसे आप मेन मेन्यू दबाओगे तो 4 ऑप्शन आएंगे आपके पास, 4 ऑप्शन के अंदर दिखेंगे आपको। पहला ऑप्शन रहता है मेन मेन्यू, जैसे दबाएंगे पहला ऑप्शन आएगा आपको फॉल्ट, दूसरा ऑप्शन आता है डिस्प्ले, तीसरा ऑप्शन आता है मेंटेनेंस मोड, और चौथा ऑप्शन आता है टीएम कटआउट। तो आप कर्सर को डाउन कर्सर को दबाते दबाते 4 पे ले आओ, टीएम कटआउट सिलेक्ट करो, इंटर दबा दो F3। जब जैसे आप टीएम कटआउट आपसे सिलेक्ट किया तो 6 ट्रैक्शन मोटर का स्टेटस दिया, TM1 कट इन, TM2 कट इन, TM3 कट इन, अगली लाइन में TM4 कट इन, TM5 कट इन और TM6 कट इन, ये 6 लिखे हुए आ गए। अब आपको जो भी ट्रैक्शन मोटर आइसोलेट करनी है, कर्सर उसके सामने ले लो, उसके बाद में F3 दबाओ, तो F3 दबाने पर पहले एंट्री कंडीशन मांगेगा। एंट्री कंडीशन मतलब आप ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट करने जा रहे हो तो कुछ कंडीशन होनी चाहिए, जैसे कि थ्रोटल आपका आइडल पे होना चाहिए। पहले समय में रिवर्सर की भी मांगता था, स्पीड भी 0 मांगता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल करनी है कि थ्रोटल आइडल होना चाहिए, तभी आप ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कर पाओगे। चलती गाड़ी में करो कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी खड़ी करने की जरूरत नहीं है, ना रिवर्सर न्यूट्रल करना है, रिवर्सर रहने दो, फॉरवर्ड सिर्फ थ्रोटल आइडल करोगे। F3 दबाओगे। अब कुछ लोगों में थोड़ा संतर यहां आ जाता है, कुछ लोगों में पासवर्ड मांग सकता है, कुछ में नहीं मांगेगा। नहीं मांगेगा तो डायरेक्ट मोटर आइसोलेट हो गई, जो मोटर आपने आइसोलेट करी है उसके सामने कट आउट लिखा हुआ आएगा। बाकी मोटर के सामने कट इन लिखा था, लेकिन इसके सामने कट आउट लिखा हुआ आएगा। तो प्रिंसिपल से आप पूछ लेते कि वर्जन 3 में ट्रैक्शन मोटर कैसे आइसोलेट करोगे, तो सबसे पहले तो आप जवाब दोगे सर इसके अंदर डिस्प्ले से आइसोलेट कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव भी आता है कि एमईपी वर्जन 3 लगे लोगों में ट्रैक्शन मोटर को कैसे आइसोलेट किया जाता है, तो आपको ऑप्शन में लिख दोगे, 4 ऑप्शन में से सही रहेगा डिस्प्ले के द्वारा। लेकिन इंटरव्यू में पूछ लेते हैं चलो डिस्प्ले से करेंगे, थोड़ी प्रोसेस बताइए कैसे करोगे डिस्प्ले से। क्या आपके अंदर ज्यादा पासवर्ड नहीं मांगता है, खाली इसलिए है टीएम कटआउट के ऊपर, बाकी तो सभी आपको इसे मिल जाएगा। लेकिन फिर भी कभी मेंटेनेंस मोड के अंदर कभी पासवर्ड मांग ले, कुछ पैरामीटर्स आपको खोलना हो, तो पासवर्ड हमेशा कॉमन है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डालो, इंटर दबाओ। एचएसपी लोगों में भी यही होता है, 1 2 3 4 5 डालो। जैसे एक्सेल लॉक है, वहां पर आपको सेंसर आइसोलेट करना है, या टीएम कटआउट करना है, या बोगी आइसोलेट करना है, ट्रक आइसोलेट करना है, पासवर्ड मांगता है वहां पे, तो वहां भी पासवर्ड यही है 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यदि मांगता है यहाँ पर तो ये पासवर्ड डाल दो, पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा उसमें, हमको कैसे पता चले पासवर्ड मांग रहा है। जैसे आपने टीएम कटआउट सिलेक्ट किया, जिस मोटर को आइसोलेट करना उसके सामने कर्सर लिया है, अब F3 दबाया, तो F3 दबाओगे तो वहां पासवर्ड लिखा हुआ आ जाएगा और नीचे डैश 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 5 डिजिट का आएगा। तो आप 1 2 3 4 5 दबा दो तो अपने आप को आगे खुल जाएगा। अब आप F3 दबाओ,
तो टीएम आइसोलेट हो जाएगी, लिखा हुआ भी आ जाएगा TM4 या TM5 जो भी आइसोलेट की आइसोलेटेड, और जो मोटर है उसके सामने अब टीएम कट आउट लिखा रहेगा। चेक करके F3 दबाएंगे जिससे टीएम आइसोलेट हो जाएगी। यहाँ पर डिस्प्ले अभी नहीं आई है, मैं आपको डिस्प्ले अपडेट करना दिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सुविधा कैसी है, वहां पर आपको था रिले को रीसेट करना पड़ रहा था, थोड़ा आइडल करके रिले रीसेट करते थे, तो ये काम नहीं करना पड़ेगा। आगे की प्रोसेस सेम है, हमने डिटेल चर्चा की थी इसकी कि जीआर के केस में, GR1 के केस में थ्रोटल को आइडल करते हैं कि हम खराबी का पता लगाते हैं कि खराबी कहां पर है। दो पार्ट कर लेते हैं, अल्टरनेटर साइड है खराबी या ट्रैक्शन मोटर साइड है। तो थ्रोटल आइडल करने के बाद में हम थ्रोटल आइडल करने के बाद रिवर्सर को न्यूट्रल करते थे। ये प्रोसेस पूछते हैं साहब कि ट्रैक्शन मोटर को आइसोलेट कैसे करते हैं, जीआर ऑपरेट हुई आप क्या कार्रवाई करोगे, आपके पास डीजल लोको है WDM3, जीआर ऑपरेट हुई है आप क्या कार्रवाई करेंगे। अभी उन्होंने पावर नहीं बोला है कौन सा, तो आपको कन्वेंशन लोको ही बताना है ना, कि थ्रोटल आइडल करेंगे, रिले को रीसेट करेंगे, उसके बाद में रिवर्सर को न्यूट्रल करेंगे, अब वापस से 2-3 नोच लगाएंगे, 2-3 नोच लगा के देखेंगे यदि जीआर ऑपरेट होती है, यदि जीआर ऑपरेट होती है तो खराबी अल्टरनेटर साइड है। अल्टरनेटर साइड क्या क्या उपकरण है, मेन अल्टरनेटर, ACCR, BKT, रिवर्सर, लाइन कॉन्टेक्टर 1 2 3 और ट्रैक्शन मोटर 1 2 3, इनको चेक करेंगे। यदि अर्थ दूर कर सकते हैं तो करेंगे, नहीं कर सकते तो सहायता मांग लेंगे, क्योंकि खराबी अल्टरनेटर के अंदर भी हो सकती है, अल्टरनेटर के अंदर हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात है कि अभी यदि जीआर ऑपरेट नहीं हुई, इसका मतलब कि अल्टरनेटर से लेकर रिवर्सर तक की सप्लाई बराबर है, यहाँ पे कोई भी अर्थ फॉल्ट नहीं है। तो आपको रिवर्सर को बाद में रिवर्सर को दोनों तरफ देखना पड़ेगा, रिवर्सर को दोनों तरफ, क्योंकि एक जगह पे सप्लाई आके रुकी रहती। ये तो अपने पावर कॉन्टेक्टर है ना, मेन कॉन्टेक्ट में सप्लाई है, मूवेबल जहां ऑपरेट होता है तो मूवेबल जहां जब टच होगा तो यहाँ से सप्लाई आगे ट्रैक्शन मोटर पे गई, लेकिन मेन पॉइंट पे सप्लाई आके रुकी हुई है ना। कॉन्टेक्टर के दो पॉइंट होते हैं, एक ये, तो जो रिवर्सर है इसको दोनों तरफ चेक करना है। अल्टरनेटर तरफ खराबी दिखा रहा है तो भी रिवर्सर देखना है, और टीएम साइड दिखा रहा है तो भी आपको लाइन कॉन्टेक्टर देखना पड़ेगा। सॉरी, लाइन कॉन्टेक्टर नहीं, रिवर्सर। एक मिनट में आपको बराबर, मैं आपको रिवर्सर की जगह, ठीक है, रिवर्सर जो है उसको तो आपको अल्टरनेटर साइड में देखना है, यदि ट्रैक्शन मोटर साइड है तो वहां पर रिवर्सर देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वहां से तो सप्लाई आगे बढ़ गई, लाइन कॉन्टेक्टर पे चली गई, ठीक, बराबर है। आपका डाउट था वो बराबर है, रिवर्सर तो आपको अल्टरनेटर साइड में देखना है, ठीक है। एक और बात यहाँ पर महत्वपूर्ण होती है कि जीआर वाले केस में हम ट्रैक्शन मोटर नंबर 1 2 3 को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया था ना आपको लास्ट डे जो वर्किंग डे था, कि पॉजिटिव फिर भी मिलती रहती है ट्रैक्शन मोटर को पॉजिटिव आपने आइसोलेट कर दोगे 1 2 3 में से किसी मोटर को, तो भी पॉजिटिव मिलती रहेगी, तो हमको कोई फायदा नहीं मिलना है, अर्थ फॉल्ट तो फिर भी बना ही रहेगा। जबकि 4 5 6 के पॉजिटिव में लाइन कॉन्टेक्टर है, इसलिए मोटर की पॉजिटिव आइसोलेट हो जाती है, इसलिए हम पावर ग्राउंड के केस में 4 5 6 को ही आइसोलेट करके देखते हैं। सर पूछ लेते हैं कि अच्छा पावर ग्राउंड में हम 1 2 3 मोटर को आइसोलेट क्यों नहीं करेंगे, आप बताओगे कि हमने थ्रोटल को रिवर्सर को न्यूट्रल किया थ्रोटल आइडल करने के बाद में, यदि अब 2-3 नोच लेंगे, यदि पावर ग्राउंड वापस से आया इसका मतलब खराबी अल्टरनेटर साइड है, खराबी को दूर करने की कोशिश करेंगे, दूर हो पाती है तो अच्छी बात है, नहीं हो पाती है तो सहायता इंजन मांगे।